your amazing sessions where I'm Radhika Dua, your co-explorer, learning buddy and mentor for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharper, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, जीएसटी की बेसिक्स को हम अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं. We have done tally, we have done basic accounting of your sales, your purchases, expense transactions and what not. बहुत कुछ सीख चुके हैं और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. हमें बनना है बेस्ट प्रोफेशनल्स इन द फील्ड, राइट? उसके लिए हमें क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क. Hard work always surpasses talent, you know that, because there is consistency involved in that. It's a deadly combo, you know. तो अब आप एक बात बताओ, आप मुझे कह रहे हो मेरी पेमेंट कर दो, ठीक है? मैं कह रही हूँ ठीक है, मैं कर देती हूँ आपकी पेमेंट. आप मुझे बताओ तो मुझे आपको कितनी पेमेंट करनी है. Let me know how much I need to pay you. How much do I owe you? Only then I can make a payment towards you, right? सेम वेज जब तक मुझे ये नहीं पता कि मेरी जीएसटी की लायबिलिटी कितनी है, मेरे पास कितना आईटीसी रखा है, उस आईटीसी को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, तो मैं पेमेंट कैसे करूँ गवर्नमेंट को? आई कैन नॉट डू दैट, राइट? until unless I know how much I need to pay, how much liability is there, what is the correct calculation of GST liability, I cannot make payments, right? So that is why in today's class हम पढ़ने वाले हैं how to calculate GST with a lot of examples and how to utilize your ITC. चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास. खोलते हैं अपना रंगों का पिटारा. चलिए आइए साथ में सीखते हैं जीएसटी की कैलकुलेशन करना. कैसे कैसे जीएसटी की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, आइए सीखते हैं. सबसे पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि सेल्स टैक्स में क्या होता था. क्या होता था सेल्स टैक्स में? कैस्केडिंग इफेक्ट था, याद आ रहा है? टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, ऐसे ही होता था. टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, ऐसे ही तो होता था. याद करो. हाँ जी मैम, याद तो आ रहा है कुछ. एक बारी फिर से याद दिला दो. चलो थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ अपनी स्क्रीन को, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको याद आता रहेगा क्या होता था. अब क्या होता था भाई, एक मैन्युफैक्चरर था, वो सेल्स करता था किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को. डिस्ट्रीब्यूटर सेल करता था होलसेलर को, होलसेलर सेल करता था रिटेलर को, जो अल्टीमेटली किसको देता था? हमारे कस्टमर को, राइट? ऐसे ही होता था. अब मुझे पता है सेल्स टैक्स किस पे लगता था. सेल्स टैक्स लगता था टोटल सेल्स वैल्यू पे. टोटल सेल्स वैल्यू पे क्या लगता था? सेल्स टैक्स, राइट? अब मैन्युफैक्चरर के लिए सेल्स प्राइस है 2 लाख रुपीस का, जिसमें मैंने 10,000 रुपए की एक्साइज इंक्लूड करी हुई है, ठीक है? अब उस पे मुझे सेल्स टैक्स लगाना है. 2 लाख रुपए का 10% कितना आएगा? 20,000 रुपए. टोटल मेरी सेल्स वैल्यू बन जाएगी कितनी? 2,20,000 रुपए. 2,20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो बन जाएगा परचेज प्राइस. कितना है परचेज प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर का? 2,20,000 रुपए, जिसपे वो 10,000 रुपए का वैल्यू एडिशन करना चाहता है. वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट रखना चाहता है. तो उसकी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? उसका सेल्स प्राइस हो गया 2,30,000 रुपीज, राइट? सेल्स टैक्स क्या कह रहा है? टैक्स ऑन सेल्स वैल्यू, टैक्स ऑन टोटल सेल्स वैल्यू. सेल्स टैक्स कह रहा है टैक्स लगाओ, जितनी भी सेल्स करोगे उस पर टैक्स लगा देना, हो गया सेल्स टैक्स. हमने कहा चलो जी ठीक है, हम 2,30,000 की सेल्स कर रहे हैं, उस पर 10% टैक्स लगाया, कितना आया? 23,000 रुपए. टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 2,53,000 रुपीज. दिस 2,53,000 रुपीज बिकम्स परचेज प्राइस फॉर द होलसेलर, राइट? परचेज प्राइस कितना हो गया इसका? 2,53,000 रुपीज, जिसपे वो वैल्यू एडिशन करना चाहता है कितनी? 17,000 रुपए की. कह रहा है 17,000 रुपए तो अपना प्रॉफिट भी रखूंगा. तो टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? टोटल सेल्स वैल्यू हो गई 2,53,000 प्लस 17,000, दैट इज 2,70,000. ठीक है. अब सेल्स टैक्स क्या बोल रहा है? सेल्स टैक्स बोल रहा है टैक्स ऑन टोटल सेल्स वैल्यू. सेल्स कितनी की कर रही हूँ मैं? 2,70,000 की, उस पे 10% का टैक्स दे दो. कितना बना? 2,70,000 का 10% 27,000 रुपए. तो टोटल कितना हो गया? 2,97,000 रुपीज का टोटल हो गया. अभी 2,97,000 रुपीज परचेज प्राइस बन गया किसके लिए? रिटेलर के लिए. क्या हो गया परचेज प्राइस रिटेलर का? 2,97,000 रुपीज.
तो रिटेलर ने सोचा यार मैं भी थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाऊंगा। कितना प्रॉफिट लेके जाना चाहता है रिटेलर घर? 13,000 का प्रॉफिट वो भी ले जाना चाहता है घर। तो टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई रिटेलर की? टोटल सेल्स वैल्यू हो गई 2,97,000 प्लस 13,000, दैट इज 3,10,000 रुपीज। हमने कहा चलो जी ठीक है, अब सेल्स टैक्स जैसे ही सेल्स करोगे सेल्स टैक्स लगा देना, यही था रुजाइम तो। हाँ, तो सेल्स कितने की कर रहे हो? 3,10,000 रुपए की, मतलब 31,000 रुपीज का 10%, 3,10,000 का 10%, 31,000 रुपीज मुझे आज सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3,41,000 रुपीज, जो कि परचेज प्राइस बन गया किसके लिए? कस्टमर के लिए, राइट। परचेज प्राइस बन गया कस्टमर के लिए कितना? 3,41,000 रुपीज। आप मुझे ये बताओ, जो चीज सिर्फ 2 लाख रुपए की थी, जो चीज सिर्फ 2 लाख रुपए की थी, वो कितनी बन गई कस्टमर के पास जाते जाते? 3,41,000 रुपीज की। हर स्टेज पे देखो, क्या टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है? आपका टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। जो जिस पैसे पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो उस पे दोबारा से टैक्स लग रहा है। एसेंशियली देखो तो 2 लाख रुपए पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका था। जितनी वैल्यू एडिशन हो रही थी, यानी सिर्फ 10,000 रुपए, उस पे ही टैक्स लगना चाहिए था, बट हमने टैक्स लगाया पूरे के पूरे 2,30,000 पे। अरे मैं कह रही हूँ चलो सिर्फ डिफरेंस पे लगा देते आप टैक्स, 2 लाख से 2,30,000 की हो गई थी, उस पे लगा देते टैक्स, सिर्फ 30,000 पे लगा देते। अगर हम लॉजिक से भी ना चले और सिर्फ 30,000 पे लगा दें तब भी टैक्स कम बनेगा, राइट। 30,000 का 10% 3,000 टैक्स बनता, बट हमने कितना टैक्स दिया है? 23,000। सो देयर इज अ डबल कैस्केडिंग इफेक्ट हैपनिंग, मतलब टैक्स एक बार जो टैक्स दे दिया उस पे दोबारा टैक्स दे रहे हैं। तो मैं क्या इस 2,30,000 को मैं 2 लाख प्लस 30,000 नहीं लिख सकती क्या? उस 2 लाख पे तो ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुकी हूँ, फिर वापस से क्यों ले रहे हो मुझसे टैक्स, राइट। सो दिस इज टैक्स ऑन टैक्स। ये चल रहा था बिफोर जीएसटी एंड वैट, वैट से भी पहले ये चल रहा था। क्या हुआ? अब ये बड़ी भैया डबल टैक्सेशन हो रहा था, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहा था, तो हमको हो रही थी बहुत दिक्कत, हम हो रहे थे बहुत टेंशन में, भाई हम तो दिन रात सो नहीं पा रहे, स्ट्रेस हो रहा है भयंकर। आपकी फ्रेंड, आपका दोस्त सो नहीं पा रहा रात में, क्या करे? हम सब इकोनॉमिस्ट ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला। हमने कहा सेल्स टैक्स को हटा दो, हटा दो, सेल्स टैक्स को गायब करो, उसके बदले कुछ और लेके आओ। सो एवरीबॉडी थॉट कि सेल्स टैक्स के बदले फिर क्या लाया जाए। तो सेल्स टैक्स के बदले आया, सेल्स टैक्स के बदले हम लेके आए एक तबाही, एक इनकलाब आया। क्या था वो इनकलाब? वो इनकलाब था वैल्यू एडेड टैक्स। कह रहे हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने एक दूसरा टैक्स बनाया। हमने कहा सेल्स टैक्स को कर दो टाटा बाय बाय और लेके आओ और हेलो बोलो किसको? एंड से हेलो टू वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है हर स्टेज पे जितने भी रुपए की वैल्यू एडिशन होगी ना, हर स्टेज पे जितने भी रुपए की वैल्यू एडिशन होगी ना, सिर्फ उसी पे टैक्स लगाएंगे। जितने भी रुपीस की आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पे टैक्स लगाना। हमने कहा चलो ठीक है, मेकिंग सेंस कि भाई 2 लाख रुपए पे तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, जितने रुपीस का तुम एडिशन करोगे ना सिर्फ उसी पे टैक्स लगाएंगे। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल बिल्कुल। 2 लाख रुपए का, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं ताकि आपको ज्यादा दिखे। 2 लाख रुपए की सेल्स प्राइस है, 2 लाख रुपीस की सेल्स प्राइस है मेरी, जिसमें 10,000 रुपए का एक्साइज लगा हुआ है मैन्युफैक्चरर का। वैट लगेगा 10% का, तो 2 लाख का 10% 20,000। तो हमने कितना हो गया? हमारा टोटल सेल्स प्राइस हो गया 2,20,000 रुपीज। क्या अब ये 2,20,000 हमारा परचेज प्राइस बन जाएगा क्या? नो 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 नो। अगर यही होने लग गया, अगर यही होने लग गया तो सेल्स टैक्स और इसमें फर्क ही क्या हुआ? ये नहीं बनेगा हमारा, ये नहीं बनेगा मेरा परचेज प्राइस। मेरा परचेज प्राइस बनेगा, मेरा परचेज प्राइस बनेगा जितने में मैंने खरीदा एक्सेप्ट फॉर टैक्स, जितने में मैंने खरीदा एक्सेप्ट फॉर टैक्स। टैक्स के बदले जो प्राइस आपने पे करा, क्योंकि आपके बिल पे तो टैक्स लगा आ रहा है ना, तो टैक्स के अलावा आपने जितना प्राइस पे करा, मैंने प्राइस करा है टैक्स के अलावा 2 लाख रुपए। तो हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए आपने टैक्स पे करा है ना, बिना टैक्स के पे करा है ना 2 लाख रुपए,
और उसमें तुम अपना प्रॉफिट कितना रखना चाहते हो? भाई मैं अपना 10,000 का प्रॉफिट रखना चाहती हूँ। तो आप सेल्स प्राइस रखो जितना आपने पेमेंट करी एक्सेप्ट टैक्स, जितनी आपने पेमेंट करी एक्सेप्ट टैक्स प्लस योर वैल्यू एडिशन, प्लस योर वैल्यू एडिशन, इतना आप अपना सेल्स प्राइस रखिए। हमने कहा नहीं भाई रुको जरा रुको, ऐसे क्यों कह रहे हो, मैंने तो ये 20,000 अपनी जेब से दे रखे हैं, हमने तो ये 20,000 रुपए अपनी जेब से दिए हुए हैं, अब ये 20,000 रुपए हमें कौन वापस करेगा? ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, ना इंसाफी हो रही है, अब हम क्या करें? ये तो हमारे साथ बहुत ज्यादा कष्ट हो गया, ये दुष्ट गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। हमने कहा रुको जरा सब्र करो, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं कि तुमको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। हमने कहा चलो बताओ। कह रहे बस हमारी एक बात मान लेना, एक बात, कि परचेज प्राइस रखना जितनी भी आपने पेमेंट करी है एक्सेप्ट फॉर द टैक्स पोर्शन, दैट शुड बी योर परचेज प्राइस। अब उस पे तुम वैल्यू एडिशन कर लो, ठीक है, तुमने वैल्यू एडिशन कर ली, वो तुम्हारा क्या बन गया? सेल्स प्राइस। उस सेल्स प्राइस पे अब वैट लगाओ। हमने कहा ठीक है 2,10,000 हमारा सेल्स प्राइस है, उस पे वैट लग गया 21,000 रुपए का, और टोटल सेल्स वैल्यू हो गई मेरी 2,31,000 रुपए की, ठीक है। 2,31,000 शुड बी माई टोटल सेल्स वैल्यू, राइट। नाउ मैन्युफैक्चरर इस, अच्छा चलो सब इस मैं आपको बताऊंगी इसका फायदा कैसे हो रहा है। अभी रुक जाओ, पहले साइकिल कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका फायदा कैसे हो रहा है। अब हम होलसेलर के पास गए, होलसेलर में कितने में खरीदा है? 2,31,000 में। नहीं नहीं नहीं, परचेज प्राइस ये थोड़ी है, परचेज प्राइस याद करो मैंने क्या बताया था, जितनी भी आपने पेमेंट करी होगी विदाउट द टैक्स पोर्शन, पेमेंट विदाउट द टैक्स पोर्शन शुड बी योर परचेज प्राइस। तो मैंने कितनी पेमेंट करी है विदाउट टैक्स पोर्शन? 2,10,000। वैल्यू एडिशन में कितने का करना चाहती हूँ, मतलब प्रॉफिट कितना का रखना चाहती हूँ? 17,000 का मैं प्रॉफिट रखना चाहती हूँ। तो टोटल मेरी सेल्स वैल्यू कितनी हो गई? टोटल मेरी सेल्स वैल्यू हो गई 2,27,000 रुपीज। एक ही शर्त रखी थी गवर्नमेंट ने आपसे, एक ही शर्त, आप परचेज प्राइस रखोगे पेमेंट मेड टू द सप्लायर एक्सेप्ट द टैक्स वैल्यू, वैट वैल्यू। हमने कहा चलो ठीक है आपकी भी मान लेते हैं। हमने पेमेंट करी थी 2,10,000 की प्लस वैट 21,000 का, तुम कह रहे हो वैट कंसीडर मत करो, तो परचेज प्राइस हो गया मेरा 2,10,000 का, जिसमें 17,000 की मैंने वैल्यू एडिशन कर ली। तो टोटल सेल्स प्राइस क्या रख सकती हूँ मैं? 2,27,000 रुपए। अब 2,27,000 का 10% निकालो, 22,700 रुपए। अब ये भी रोने लग गया डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ रोने लग गया कि भाई मेरी जेब से तो 21,000 और गए हुए हैं, मेरी जेब से तो 21,000 और गए हुए हैं। हमने कहा चुप, शट अप, व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग। मैन्युफैक्चरर की भी जेब से 20,000 नहीं गए थे, मैन्युफैक्चरर ने 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर से लिए थे। डिस्ट्रीब्यूटर रो सकता है कि 2,10,000 मैंने 2 लाख तो दिए हैं, साथ में 20,000 और दिए हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूटर कैन cry and say कि my purchase price was not 2 lakh, I paid 20,000 rupees extra. For that we gave him one answer, for that you'll have to wait. ठीक है, होलसेलर भी यार हो रहा है, कह रहा है तुमने मुझसे परचेज प्राइस रखवा लिया 2,10,000 का, तुमने मुझसे परचेज प्राइस रखवा लिया है 2,10,000 का, पर मेरी जेब से तो 2,31,000 गए थे। हमने कहा रुको जरा सब्र करो। तो टोटल सेल्स प्राइस कितना हो गया फॉर होलसेलर ऑल्सो? 2,49,700, राइट। अब परचेज प्राइस, फिर से हमारी शर्त याद रखो, परचेज प्राइस आप क्या रख सकते हो? पेमेंट मेड टू द सप्लायर एक्सेप्ट द टैक्स पोर्शन शुड बी योर परचेज प्राइस। तो अब रिटेलर कहने लग गया कि उसका परचेज प्राइस क्या हो गया है? 2,27,000। उसमें वैल्यू एडिशन कितने की कर सकता है? 13,000 की। तो टोटल सेल्स प्राइस क्या हो गया? Total sales price comes to 2,40,000 rupees. How much? 2,40,000 rupees. अब ये जिसपे वो टैक्स कलेक्ट करेगा कितना? 24,000 रुपए। टोटल बना कितना? 2,64,000 रुपीज। तो कस्टमर के लिए परचेज प्राइस कितना हो गया? कस्टमर के लिए परचेज प्राइस हो गया आपका 2,64,000 रुपीज। जरा ध्यान दो, सेम एग्जांपल है, सेम सेल्स, सेम टैक्स का परसेंटेज है, सेम परचेज प्राइस है। सेल्स टैक्स में कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ रहा था कितना? 3,41,000 रुपीज का। वैट में सेम प्रोडक्ट का कितना बर्डन पड़ रहा है कस्टमर पे? 2,64,000 रुपीज का। ऑलमोस्ट
80,000 रुपए का फर्क आ गया है, राइट। 3,41,000 रुपीज से हम उसको प्राइस को कम करके कितना लिया है, 2,64,000 रुपीज। पर इस केस में ना यहाँ पर कस्टमर तो बहुत खुश हो गया, पर डिस्ट्रीब्यूटर सैड था। डिस्ट्रीब्यूटर सैड था, होलसेलर सैड था, रिटेलर भी सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है आपने मुझे बोला परचेज प्राइस रखो 2 लाख रुपए, जबकि मेरी जेब से गया है कितना, 2,20,000 रुपए। जो मैंने 20,000 की पेमेंट करी थी वो तो आपने कंसिडर ही नहीं करी। अच्छा, फिर हमने होलसेलर का दुखड़ा सुना, वो भी सेम दुखड़ा गा रहा था। वो भी कह रहा था कि आपने मुझे बोला परचेज प्राइस रखो 2,10,000 रुपए, जबकि मैंने तो टैक्स की पेमेंट भी करी थी। तो मैंने तो टोटल पेमेंट करी थी 2,31,000 रुपीज की, आपने तो मुझे 21,000 रुपीज का लॉस करा दिया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, रिटेलर की भी बात सुन लेते हैं। रिटेलर ने भी सेम बात बोली। रिटेलर कह रहा है आपने मुझे बोला कि परचेज प्राइस रखो 2,27,000 रुपीज का, जबकि मैंने तो 22,700 रुपीज की ज्यादा पेमेंट करी भी है इन द नेम ऑफ टैक्स, और टोटल पेमेंट मैंने 2,49,700 की करी थी। तो ये तीनों लोग बहुत दुखी थे, दे वर वेरी सैड। सैड हो गया भैया, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी सैड, हमारा होलसेलर भी सैड, हमारा रिटेलर भी सैड। आप एक बात बताइए, क्या हम अपनी इकोनॉमी में बिजनेसमैन को सैड करा के आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस पर्सन को सैड कर दोगे तो क्या आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी? क्या आपकी गवर्नमेंट गिर नहीं जाएगी? गिर जाएगी ना। अगली बार इलेक्शन में तुमको इलेक्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा रुको जरा, सब्र करो, जितना भी टैक्स तुमने अपने सप्लायर को प्रीवियस स्टेज पे, यानी कि एट द टाइम ऑफ परचेजेस जितना भी टैक्स तुमने अपने सप्लायर को ऑलरेडी पे कर दिया है, वो टैक्स उसने गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर दिया होगा। तो जितना भी टैक्स तुम अपने कस्टमर से इकट्ठा करोगे एज लायबिलिटी, तुम सारा का सारा पे मत करना, जितना ऑलरेडी पे कर चुके हो उसे इसमें से माइनस कर देना। कह रहे हैं कि जितना भी टैक्स आपने एट द टाइम ऑफ परचेजेस, एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे कर दिया था, तुम उसका क्रेडिट ले सकते हो। यू कैन टेक क्रेडिट फॉर द सेम। तो एडिशनली जितनी भी आपने, अगर देखो चलो इसको मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से दिखाती हूँ, देन आई विल टेल यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का, और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं, वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है,
सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे। साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000 प्लस अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है। थैंक यू फॉर योर टाइम फॉर टुडे। आई लुक फॉरवर्ड कि आप हमें इस कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। दिस इज राधिका दुआ साइनिंग ऑफ। ये कह रहे हैं कि जो 20,000 रुपए मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से इकट्ठे करे थे वो उसने किसको दे दिए? गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे दिए हैं। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर से पैसे लिए जो किसको देने हैं? गवर्नमेंट को देने हैं, राइट? तो आपके लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। पर आप ऑलरेडी कुछ टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर चुके हो। आप ऑलरेडी कुछ टैक्स गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर चुके हो, तो हम उसको आपका असेट मान लेंगे। हम उसे आपका असेट मान लेंगे और उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो टोटल मुझे गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं? 21,000, जिसमें से ऑलरेडी तुम कितने पे कर चुके हो? मैं ऑलरेडी 20,000 रुपीज पे कर चुकी हूँ। तो मुझे कितना पे करना है? मुझे सिर्फ 1,000 रुपीज और पे करना है। ओ वाओ मैम, ये तो मजे आ गए। मुझे तो सिर्फ 1,000 और पे करना है सिर्फ गवर्नमेंट को। यस। तो अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर खुश हो गया, कह रहा है मैंने जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे उसका तो मुझे क्रेडिट मिल गया, पूरा का पूरा मुझे क्रेडिट मिल गया। अब मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ 1,000 रुपए एज लायबिलिटी और पे करना है। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर तो यहाँ हैप्पी हो गया, ठीक है। अब होलसेलर के पास गए। होलसेलर ने ऑलरेडी 21,000 रुपए होलसेलर ने 21,000 रुपए दिए हुए थे किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसने उसे गवर्नमेंट को पे कर दिया है। और उसने इकट्ठे करे हुए थे रिटेलर से कितने? 22,700 रुपए, जो उसकी लायबिलिटी थी। तो अब उसको गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं बताओ? अब उसको गवर्नमेंट को कितने पे करने हैं? रूल कह रहा है वैट का, जितना भी तुमने ऑलरेडी पे कर दिया था एट द टाइम ऑफ परचेजेस, उसको माइनस कर दो अपनी लायबिलिटी में से। कितनी लायबिलिटी है? 22,700 की लायबिलिटी है। ऑलरेडी कितना पे कर दिया था? 21,000 पे कर दिया था। कितना और पे करना है मुझे गवर्नमेंट को? सिर्फ 1,700 रुपए पे करना है मुझे गवर्नमेंट को। और लो भाई, होलसेलर भी खुश हो गया, कह रहा है जो मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई थी ना 21,000 की, उसका तो मुझे क्रेडिट मिल गया है। मजे आ गए मेरे तो, ठीक है। अब हम गए रिटेलर के पास। हमने रिटेलर से कहा भाई क्या तकलीफ है? रिटेलर ने कहा कि भाई मैं तो ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था 22,700 की। हमने कहा उसको असेट बना लो। कस्टमर से कितने इकट्ठे करे हैं? हमने कस्टमर से इकट्ठे करे हैं 24,000 रुपए, तो वो आपकी लायबिलिटी है। तो आपको गवर्नमेंट को कितना पे करना है? मुझे गवर्नमेंट को पे करना है 24,000। मतलब जितना, रूल क्या कह रहा है? जितना आपने ऑलरेडी पे कर दिया एट द टाइम ऑफ परचेज, उसको माइनस कर दो अपनी लायबिलिटी में से। लायबिलिटी कितनी थी? 24,000 की। उसमें से ऑलरेडी कितना हमने पे कर रखा है? मैंने ऑलरेडी 22,700 का पे कर रखा है। तो मुझे और कितना पे करना है गवर्नमेंट को? मुझे पे करना है 1,300 रुपए और गवर्नमेंट को पे करना है। तो रिटेलर भी खुश हो गया कि जो 22,700 रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे करे हुए थे उसका तो मुझे क्रेडिट मिल गया है। आप असेंशियली देखो मेरे बेटे, असेंशियली देखो, हर स्टेज पे जितना आपका वैल्यू एडिशन हुआ था ना, उतना ही आपको टैक्स देना पड़ रहा है। आप डिस्ट्रीब्यूटर ने 10,000 रुपए का प्रॉफिट रखा था, तो उसको 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ा, क्योंकि वो 20,000 रुपए ऑलरेडी टैक्स दे चुका था, राइट। होलसेलर ने 17,000 रुपए का वैल्यू एडिशन करा, तो उसको सिर्फ 17,000 का 10% 1,700 रुपए ही देना पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी 21,000 रुपए पे कर चुका था। अब जब मैं रिटेलर की बात कर रही हूं, तो रिटेलर ने वैल्यू एडिशन करी है 13,000 रुपए की। 13,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो उसने 13,000 का 10% यानी 1,300, तो उसने एसेंशियली सिर्फ 1,300 रुपए ही पे करे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि वो ऑलरेडी 22,700 पहले से पे कर चुका था। सो दिस इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। कि टैक्स लगाओ किस पर? जितनी तुम एक्स्ट्रा अपनी इनकम कमा रहे हो ना,
जितना आप अपने लिए प्रॉफिट इकट्ठा कर रहे हो सिर्फ उस पे टैक्स दो। दोबारा से पूरे सेल्स अमाउंट पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स दो सिर्फ किस पे, जितना आपने वैल्यू एडिशन करा है, जितना आपने प्रॉफिट कमाया है सिर्फ उस पे टैक्स दीजिए। दैट इज व्हाई वैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। बढ़िया है ना, कैसे क्रेडिट मिलता जा रहा है, इसका कितना फायदा हो गया, और प्लस अल्टीमेटली कस्टमर को कितना ज्यादा फायदा हो गया, राइट? कितना बढ़िया सिस्टम क्रिएट हो गया ये। बट मेरे बच्चे, अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? जीएसटी। यहां मैंने क्या दिखाया आपको, क्या आया? वैट। क्या जीएसटी भी ऐसा ही नहीं है? जीएसटी में भी तो सेम ऐसे ही आईटीसी मिलता है। इसको हमने क्रेडिट बोल दिया था, वहां उसको आईटीसी बोल दिया, ऐसे ही तो मिलता है। वर्किंग तो एग्जैक्टली सेम है, जीएसटी की भी वर्किंग ऐसी ही है। पर किसी चीज में कोई कमी होती है तभी तो हम कुछ नया रिजाइम लेके आते हैं, है ना? तो इसका मतलब वैट में कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिसकी वजह से मुझे जीएसटी लाना पड़ा। हुआ ना? वैट में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी, कुछ ना कुछ फ्लॉ, कुछ बैकड्रॉप जरूर होगा जिसकी वजह से मुझको जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या प्रॉब्लम थी वैट में। वैट में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। प्रॉब्लम्स इन दिस टैक्स क्रेडिट सिस्टम। ये टैक्स क्रेडिट हुआ है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अब आप एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब आप चीजों को बनाते हो, ठीक है? आपने रॉ मटेरियल खरीदा है सप्लायर से। रॉ मटेरियल खरीदा 1,00,000 रुपए का, जिसपे आपने एक्साइज दी 10,000 रुपए की, क्योंकि आपको पता है कि आप मैन्युफैक्चर करोगे तो आपको उस पर क्या देना है? एक्साइज देना है, राइट? ये मुझे पता है, ऑलरेडी पता है मुझे, है ना? तो आपका टोटल बन गया कितना? 1,10,000 रुपए। अब हमें पता है क्या लगेगा? वैट। वैट कह रहा है किस पे लगाना है? आपके सप्लाई प्राइस पे, आपकी जो सेल्स है उस पे वैट लगा दो। हमारी 1,10,000 की सेल्स हो रही थी, उस पे 10% का टैक्स, मतलब 11,000 रुपए का वैट लगा दिया। टोटल मेरी सेल्स प्राइस बन गई कितनी? 1,21,000 रुपए, ठीक है? ये मैंने बाय करा है। अब क्या हुआ, जब मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ ना, तो मैं साथ साथ कुछ सर्विसेज भी खरीदती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब रॉ मटेरियल मंगाया तो मुझे मूवर्स एंड पैकर्स की सर्विस लेनी पड़ी। मूवर्स एंड पैकर्स ने मुझे सर्विस बेची, तो मैंने कुछ सर्विसेज भी खरीदी ना। मैंने 50,000 की सर्विसेज खरीदी, और फिर उस पे क्या लग गया? सर्विस टैक्स। क्योंकि याद करो, हमने सिर्फ सेल्स टैक्स खत्म करा था और उसकी जगह क्या लेके आए? वैट। सर्विस टैक्स तो अभी भी चल रहा है। सर्विस टैक्स कितना का लग गया? 15% का। 50,000 का 15%, 7,500। टोटल वैल्यू कितनी हो गई जो मैंने परचेज करी है? 57,500। ये भी मैंने बाय करी है, ठीक है? अब याद करो, वैट किसको मिलता है? स्टेट को। और सर्विस टैक्स किसको मिलता है? सेंटर को। याद आ रहा है? हमने लिस्ट पढ़ी थी पिछली क्लास में। वैट किसको मिलता है? स्टेट को। और सर्विस टैक्स किसको मिलता है? सेंटर को, ठीक है? अब मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डेफिनेटली ना जब आउटपुट सेल्स करती हूं, मतलब जब मैं सेल्स करती हूं, तो मैं सर्विसेज की सेल्स थोड़ी करती हूं, मैं तो सिर्फ गुड्स की सेल करती हूं। मैं सिर्फ गुड्स की सेल करती हूं। एक बात बताओ आप बेटे मेरे को, जब मैंने सर्विस टैक्स पे करा तो किसको पेमेंट हुई? सेंटर को। जब मैंने वैट पे करा तो किसको पेमेंट हुई? स्टेट को। तो जब मुझे क्रेडिट मिलेगा, जब मैं सेल्स करूंगी आगे, तो क्या वैट का क्रेडिट मैं सर्विस टैक्स में भी ले सकती हूँ, या फिर सर्विस टैक्स का क्रेडिट आउटपुट वैट में ले सकती हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। स्टेट और सेंटर आपस में एक दूसरे को क्रेडिट कभी नहीं देंगे, नेवर। वो लोग एक दूसरे को कभी क्रेडिट नहीं देंगे, नेवर, दैट इज इम्पॉसिबल। जब सर्विस टैक्स सेंटर इकट्ठा कर रहा है और वैट स्टेट इकट्ठा कर रहा है, तो क्या आपको लगता है इस एग्जांपल के थ्रू, तो मुझे पता है ना वैट का मुझे क्रेडिट मिलता है, तो ऐसे सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट मिलता है। पर मेरे बेटे, आप देखो, जो मैन्युफैक्चरर है वो तो गुड्स बेचता है, वो गुड्स बेचता है, मतलब उसके पास जो आउटपुट वैट होगा, मतलब कि जो सेल्स के वक्त वैट होगा,
उसका क्रेडिट, उसको तो सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलेगा ना जो वैट को, वैट के अगेंस्ट ही तो मिलेगा क्रेडिट। वैट को कभी भी सर्विस टैक्स के अगेंस्ट मिल जाएगा क्या क्रेडिट? बताओ बताओ, सोचो जरा। नहीं हो सकता ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो जब मैंने आउटपुट सेल्स करी तो मैंने 1 लाख की जो सर्विस खरीदी थी, वैट जो मुझे 1,10,000 की पड़ी थी, उसमें मैंने वैल्यू एडिशन करा और उसको मैंने 3 लाख की बेची। 3 लाख की मैन्युफैक्चरर है, सेल्स करेगा तो क्या लगेगा? एक्साइज लगेगा, 30,000 का एक्साइज लगा तो मेरी सेल्स वैल्यू बन गई 3,30,000 और उस पर मुझे वैट लग गया, आउटपुट वैट लग गया 33,000 रुपीज का। अब मुझे क्रेडिट कितने का मिल सकता है? मुझे क्रेडिट मिल सकता है इस 33,000 में, मुझे क्रेडिट मिल सकता है सिर्फ पुराने वैट का, मतलब 11,000 रुपीज का। मेरे आउटपुट लाइबिलिटी कितनी हो गई? 22,000 रुपए मेरे को अभी भी आउटपुट लाइबिलिटी देनी है। जो मैंने इनपुट सर्विसेज दिया है, जो मैंने ऑलरेडी सर्विस टैक्स पे कर दिया है, उसका मुझे कभी भी फायदा नहीं मिलेगा। नेवर इन माय लाइफ I will be able to take input credit of this service tax that I have paid while availing services. मुझे कभी भी नहीं मिलेगा इसका फायदा। ठीक है, चलो ये तो चलो एक जने के साथ नाइंसाफी हो रही है, मैन्युफैक्चरर के साथ नाइंसाफी होती है, क्या पता किसी और के साथ ना आ रही हो। चलो आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर की बात कर ली हमने, हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि टीचर, जो टीचिंग इंडस्ट्री में, जैसे कि डॉक्टर है, जैसे मैं ऑनलाइन सर्विस दे रही हूँ आपको, ठीक है, आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ा, इस पे मैंने इस पे अगर वैट चल रहा है तो मैंने इस पे वैट दिया होगा, गुड्स है। मुझे कैमरा खरीदना पड़ा, मैंने उस पे वैट दिया होगा। मुझे लाइटिंग अम्ब्रेलास खरीदने पड़े, मैंने उस पे वैट दिया होगा। मुझे माइक खरीदना पड़ा, मैंने उस पे वैट दिया होगा। मुझे एक टेबल खरीदना पड़ा, मैं जो उस पे गुड्स है, मुझे उस पे वैट देना पड़ा होगा, ठीक है। अब मैंने एक कैमरामैन रखा है, मुझे उसकी सर्विसेज लेनी पड़ती है, क्योंकि वो मेरा कैमरा प्लेस करके मुझे रिकॉर्ड करता है पूरे टाइम, ठीक है। तो मैंने सर्विसेज ली, मैंने एक इंस्टॉलेशन के लिए एक पर्सन मंगाया जो मुझे सेटअप करके देके गया, मैंने उससे भी सर्विसेज ली। मैंने एसी खरीदा, गुड्स खरीदे तो मैंने उस पे वैट दिया, फिर मैंने उस एसी को इंस्टॉल कराया तो मैंने उससे सर्विस ली तो फिर मैंने उस पे सर्विस टैक्स भरा, राइट। तो अब जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि टीचिंग, मैं आपको एक ऑनलाइन सर्विस दे रही हूँ, राइट, आई एम गिविंग यू अ सर्विस। तो उस सर्विस देने के पीछे मुझे गुड्स भी खरीदने पड़े और मुझे सर्विसेज भी खरीदनी पड़ी। आउटपुट सर्विस देने के लिए मुझे इनपुट गुड्स लेने पड़े और इनपुट सर्विसेज लेनी पड़ी, राइट। जब मैंने इनपुट गुड्स लिए थे तो मुझे क्या पे करना पड़ा? वैट। और जब मैंने इनपुट सर्विसेज ली तो मुझे क्या देना पड़ा? सर्विसेज। इनपुट वैट किसने इकट्ठा करा होगा? वैट इकट्ठा करा होगा। याद करो, कौन वैट इकट्ठा करता है? वैट इकट्ठा करता है आपका स्टेट। और एक्साइज भी कौन इकट्ठा करता है? अच्छा, पिछले एग्जांपल में, सॉरी आई मिस्ड वन थिंग, मैंने एक्साइज तो देखा नहीं, एक्साइज भी कौन इकट्ठा करता है? एक्साइज भी स्टेट इकट्ठा करता है। तो मुझे यहाँ 11,000 के साथ साथ एक ये 10,000 का और बेनिफिट मिल जाता, माइनस 10,000 एक्साइज का भी तो बेनिफिट मिलता मुझे, तो मुझे 10,000 और, मतलब 12,000 की मेरी आउटपुट लाइबिलिटी होती। मुझे 12,000 रुपए अब गवर्नमेंट को पे करने हैं टोटल, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर तो फिर भी एक अच्छी पोजीशन में है कि सिर्फ 12,000 रुपए ही उसको पे करने हैं। बट हाँ, अभी भी 12,000 का इनपुट नहीं ले पाएगा कभी भी, ये बात है, ये इसके साथ प्रॉब्लम है। बट उसने 2 इनपुट ले लिए, उसने 10,000 का भी इनपुट ले लिया और 11,000 का भी इनपुट ले लिया। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4,
व्हाई डू आई नीड टू चूज शार्पअप। चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। वी नो दैट अकाउंटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट द नॉलेज ऑफ जीएसटी। बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि जीएसटीआर 3B एंड 1 सीख लिया तो पूरा जीएसटी आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। जीएसटी वर्ल्ड बहुत बड़ा है। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट्स दे डू नॉट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, and we want to make you ready for the real world accounting. We want to make you job ready. मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो there are 35 sessions and 40+ hours of comprehensive learning. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. अब सेम वेज एक्साइज, जब सर्विस प्रोवाइडर को एक्साइज लगी वो किसने इकट्ठी करी? स्टेट ने। वैट भी किसने इकट्ठा करा? स्टेट ने। उसने सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ली, जो किसने इकट्ठी करी? सेंटर ने, राइट। अब सर्विस प्रोवाइडर है, आउटपुट सर्विस ही तो देगा, आउटपुट तो सर्विस देगा, सर्विसेज की सेल कर रहा है। जब सर्विस सेल करेगा तो उसे सर्विस टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। उसने 3 लाख रुपए की सर्विस दी और उस पर उसने सर्विस टैक्स इकट्ठा करा, जो उसकी लायबिलिटी है कितने का? 45,000 रुपीज का। एक बात बताओ, क्या सेंटर का बेनिफिट वो यहाँ ले सकता है? हाँ, मैं जल्दी से ना ये वाला बेनिफिट ले सकती हूँ। आई कैन टेक दिस बेनिफिट, जल्दी से मैं ये वाला बेनिफिट ले लेती हूँ। पर क्या मैं ये वाले बेनिफिट ले पाऊंगी? पर क्या मैं ये दोनों बेनिफिट ले सकती हूँ? पर क्या मैं ये दोनों बेनिफिट ले सकती हूँ? क्या आप बताइए मुझे, क्या मैं अब ये वाले दोनों बेनिफिट ले पाऊंगी? नहीं मैम, ये तो मैं दोनों बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। चलो इसकी भी फिर भी लायबिलिटी निकालती हूँ मैं। आउटपुट लायबिलिटी कितनी हो गई इसकी? 45,000 रुपीज जो आउटपुट लायबिलिटी है, माइनस जो ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कितनी दे चुकी हूँ? 7,500 रुपीज। मतलब 37,500 रुपीज मुझे अभी भी देने हैं, अभी भी देने हैं मुझे। 37,500 रुपीज अभी भी देने हैं मुझको। कितनी नाइंसाफी हो गई भाई इसके साथ। तो इस इकोनॉमी में तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विस ही नहीं देना चाहेंगे। वो कहेंगे क्योंकि हमें तो भैया रॉ मटेरियल तो लेना ही पड़ता है ना, गुड्स की रिक्वायरमेंट तो सबको है, उसका बेनिफिट तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं लाइफ में, उसका बेनिफिट तो हमें कभी मिलेगा ही नहीं लाइफ में। तो इससे अच्छा है कि सर्विसेज, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो तो काम ही छोड़ देगा, राइट। उसको ये स्टेट का बेनिफिट मिला ही नहीं। चलो 2 तरीके के लोग देख लिए हमने मैन्युफैक्चरर भी देख लिया, हमने सर्विस प्रोवाइडर भी देख लिया, जहां सर्विस प्रोवाइडर बेचारा बुरी तरीके पिट चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं बात ट्रेडर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अब हम ट्रेडर के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रेडर कौन होता है? एक तरफ से बाय करता है और उस पर अपना मार्कअप लेके उसे आगे सेल कर देता है। मैन्युफैक्चरर ने तो उस पर काम करा था, रॉ मटेरियल पे उसने एक्सपेंसेस लगाए थे, बट जो ट्रेडर है वो खरीदता है और आगे बेच देता है, ठीक है। तो उस सेम एग्जांपल है, उसने 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल खरीदे जिसपे उसने एक्साइज पे करी 10,000 की और वैट पे करा 11,000 का। किसको दे दिया उसने? दोनों चीजें स्टेट को, ठीक है। उसने कुछ सर्विसेज भी ली, उसने जब कुछ सर्विसेज ली
तो उसने सर्विस टैक्स पे करा और वो किसके पास चला गया, सेंटर के पास। अब वो आगे क्या बेचेगा, आउटपुट सेल्स तो उसकी गुड्स की है ना, गुड्स ही तो बेचेगा। उसने भले ही सर्विसेज ली हो, मान लो मूवर्स एंड पैकर्स की ली, ट्रांसपोर्टेशन की ली, किसी भी प्रकार से वो सर्विस ली, अब उसको किस चीज का, उसको जब वो गुड्स सेल कर रहा है तो उस पे उसको क्या, उसकी आउटपुट लायबिलिटी किसकी है, वैट की है ना। तो क्या वो इस सर्विस की कभी भी फायदा उठा सकता है, नेवर। वो इस सर्विस का कभी भी इनपुट नहीं ले पाएगा, बट वो इस एक्साइज का और इस वैट का फायदा उठा लेगा। तो कैसे ले लेगा, उसकी आउटपुट लायबिलिटी बनी 30,000 की, जिसमें वो 10,000 का एक्साइज का बेनिफिट ले लेगा और 11,000 का वो किसका बेनिफिट ले लेगा, वैट का। तो उसको तो सिर्फ 9,000 रुपीज को आउटपुट लायबिलिटी बन गई। तो अगर आप देखो इस पूरी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा फायदे में तो ट्रेडर है, तो सभी लोग ये करेंगे, कोई मैन्युफैक्चरर बनना ही नहीं चाहेगा, कोई मैन्युफैक्चरर भी नहीं बनना चाहेगा। और सर्विस प्रोवाइडर ने तो हाथ ही जोड़ लिए, सर्विस प्रोवाइडर ने तो कहा कि भैया हमें माफ कर दो, हम तो सर्विस दे ही नहीं सकते इस इकोनॉमी में, क्योंकि जितने भी मैं गुड्स खरीदूंगी मुझे तो उसका कभी भी इनपुट मिलेगा ही नहीं, क्रेडिट तो तुम मुझे इसका कभी दोगे ही नहीं, राइट। तो इस सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी, इस सिस्टम में यही प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग गवर्नमेंट ये टैक्स का इनपुट ले रही थी, दैट इज वाई वो हमें इस टैक्स में क्रेडिट नहीं दे रही थी, बिकॉज एक टैक्स स्टेट इकट्ठा कर रही है और एक टैक्स सेंटर इकट्ठा कर रही है, तो मुझे पूरा का पूरा इनपुट नहीं मिल पा रहा है। मेरा हर केस में कुछ ना कुछ, देखो पर्पल जो मैंने मार्क करा है वो कुछ अनयूटिलाइज क्रेडिट है जो मुझे कभी नहीं मिलेगा, हर केस में कुछ ना कुछ क्रेडिट है जो मेरा बच गया है और मुझे वो कभी नहीं मिलने वाला। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस करा। और ये जीएसटी हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड रेजाइम, क्योंकि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई। कह रहे तुम सप्लाई करो, चाहे गुड्स करो चाहे सर्विसेज करो, उस पे टैक्स लगेगा। हमने ये कहा ही नहीं कि गुड्स सप्लाई करोगे तो वैट लगाना, सर्विस सप्लाई करोगे तो सर्विस टैक्स लगाना। हमने कहा नहीं, सप्लाई करी चाहे गुड्स की है चाहे सर्विसेज की है और चाहे बोथ की है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम जीएसटी लगा देंगे उस पे। सो वी कैन से व्हेनेवर देयर इज एन इवेंट, अगर इवेंट हो रहा है यानी कि सप्लाई हो रही है ना आगे, तो टैक्स लगेगा। टैक्सेस आर ऑन इवेंट्स एंड नॉट ऑन पीपल, पीपल पे नहीं है टैक्सेस, टैक्सेस इवेंट्स पे है। दिस केम फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ वैट। हमने आइडियोलॉजी एग्जैक्टली एज वैट की ही फॉलो करी। मैंने पहले भी बताया आपको, क्रेडिट सिस्टम हमारा एग्जैक्टली आज भी जीएसटी का एग्जैक्टली एज वैट है, बट जो टैक्स का क्रेडिट मिलता था वो वैसे नहीं मिलता, पूरा का पूरा क्रेडिट मिलता है। पूरा का पूरा क्रेडिट क्यों मिलता है, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आपने जो क्रेडिट लिया, जो आपने पेमेंट कर दी टैक्स की, वो गुड्स पे करी या सर्विस पे करी, क्योंकि 50-50% मिल रहा है, स्टेट को भी मिल रहा है पैसा और सेंटर को भी मिल रहा है, तो वो पूरा का पूरा हम यूटिलाइज कर लेंगे क्रेडिट लेने में, ठीक है। आउटपुट टैक्स इज अ टैक्स ऑन सेल एंड इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। चलो, सॉल्यूशन टू द अर्लियर प्रॉब्लम दैट इज जीएसटी। अब हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया जो हमारे लिए सॉल्यूशन है। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। अब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट मतलब दिल्ली की सप्लाई दिल्ली में ही हो रही है, एक ही स्टेट में हो रहा है, विद इन द स्टेट। अब ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर की बात कर रही हूं मैं। मैन्युफैक्चरर है, उसने कुछ रॉ मटेरियल भी खरीदा और उसने कुछ सर्विसेज भी खरीदी है। जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा होगा 1 लाख का, पहली बात तो एक्साइज देनी नहीं, अब एक्साइज हट चुकी है। मुझे क्या पे करना है, मुझे सीजीएसटी पे करना है और एसजीएसटी पे करना है 9%, 9%, ठीक है। 18% टोटल मेरा टैक्स बनता है गुड्स पर, मैंने 9% सीजीएसटी दे दिया और 9% एसजीएसटी दे दिया। टोटल पेमेंट कितनी करी मैंने, 1,18,000 की। ऐसे ही जब मैंने सर्विसेज ली तो मैंने 50,000 की सर्विस ली, 18% के हिसाब से मैंने टोटल पेमेंट करी 59,000 रुपीज। जब मैंने आउटपुट सेल्स करी, किसकी सेल्स है, गुड्स की, पहली बात तो इट डजंट मैटर नाउ, इस बात से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने किस चीज की सेल्स करी है, क्योंकि मुझे पता है सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है और बोथ का भी हो सकता है। रेट डेफिनेटली डिफाइन करेगा कि गुड्स है या सर्विसेज है, क्योंकि रेट दोनों का डिफरेंट है,
बट मुझे पता है इनपुट मुझे मिलने वाला है दोनों ही का, ठीक है। मैंने सप्लाई करी यहाँ पर किसकी, गुड्स की सप्लाई करी, गुड्स की सप्लाई करी, सीजीएसटी एसजीएसटी लग गया 18% पे, कितना हो गया टोटल 3,54,000। अब मैं देखती हूँ मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं पैसे, चलो आप चेक करते हैं गवर्नमेंट को कितने देने हैं पैसे। स्टेटमेंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल कह रहे हैं 27,000 रुपए सीजीएसटी देना है, ये देखो ये आउटपुट है ना, तो यही पे करना है ना मुझे गवर्नमेंट को। 27,000 रुपए मुझे आउटवर्ड सप्लाई पे देना है सीजीएसटी का और एसजीएसटी का, 27,000 सीजीएसटी का, 27,000 एसजीएसटी का। अब मैं उसमें से आईटीसी माइनस करूंगी, दैट इज टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई। इनपुट गुड्स पर, गुड्स है उस पर मुझे कितना इनपुट मिला हुआ है, मुझे मिला हुआ है 9,000 का, तो लिख दो 9,000। अब सर्विसेज की बात करते हैं, मैंने इनपुट कितना पे कर रखा है ऑलरेडी, पेमेंट कितनी करी हुई है 4,500, उसको भी माइनस कर दो, क्रेडिट लेना है ना मुझे, 4,500 माइनस कर दे। सो आई हैव टू पे ओनली 13,500 रुपीज टू द गवर्नमेंट फॉर सीजीएसटी एंड 13,500 फॉर SGST. So that was your net GST payable. अब मुझे पता है कि मुझे कितनी पेमेंट करनी है, मुझे टोटल पेमेंट करनी है आपकी 27,000 रुपए की, जो मैं गवर्नमेंट को 13,500 दूंगी सीजीएसटी में और 13,500 दूंगी एसजीएसटी में। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टीचिंग कर रहे हैं मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैंने सर्विसेज मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 1.5 लाख का, जिसमें मैंने सीजीएसटी पे करा 13,500 और एसजीएसटी भी पे करा 13,500। फिर मैंने सर्विसेज भी खरीदी जिसमें मैंने सीजीएसटी पे करा 6,750 और एसजीएसटी भी पे करा 6,750। सेंटर के पास भी पैसे हैं और स्टेट के पास भी पैसे हैं। तो अब जब मैं आउटपुट लायबिलिटी देख रही हूँ, आउटपुट लायबिलिटी देख रही हूँ, तो मैं 2,30,000 की सप्लाई कर रही हूँ, जिसपे मुझे 9% देना पड़ेगा सीजीएसटी और 9% देना पड़ेगा एसजीएसटी। तो अगर मैं इसका नेट पेबल देखूं कि मुझे नेट पेबल कितनी पेमेंट करनी है, तो आउटवर्ड मुझे टोटल लायबिलिटी है मेरी 20,700 सीजीएसटी का और 20,700 एसजीएसटी का। कितना इनपुट ले चुकी हूं मैं गुड्स पर, कितनी ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूं मैं गुड्स पर, 13,500, 13,500 और 6,750, 6,750, वही लिख देते हैं यहाँ 13,500, 13,500, 6,750, 6,750। तो मुझे नेट जीएसटी कितना पे करना है, 4,450 सीजीएसटी में और 450 एसजीएसटी, मतलब मुझे टोटल पेमेंट करनी है 900 रुपए की, जिसमें 450 जाएंगे सीजीएसटी को और 450 जाएंगे एसजीएसटी को। चलो किसी को नहीं छोड़ेंगे, हमने मैन्युफैक्चरर देख लिया, सर्विस प्रोवाइडर देख लिया, अब चलो मैं ट्रेडर की भी बात कर लेती हूँ। ट्रेडर ने रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर सीजीएसटी पे करा, एसजीएसटी पे करा, उसने सर्विसेज भी खरीदी, उस पर भी सीजीएसटी पे करा और एसजीएसटी भी पे करा, ये भी सेंटर स्टेट के पास है, ये भी सेंटर स्टेट के पास है। अब मुझे पेमेंट करनी है, किसको करनी है, सेंटर स्टेट को ही करनी है ना पेमेंट, सेंटर स्टेट का फायदा यहाँ पे भी से लो और यहाँ से भी लो। तो मुझे कितनी पेमेंट करनी है, 81,000, 81,000 लिख देती हूँ, 81,000, 81,000। कितनी ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, 63,000, 63,000, 63,000, 63,000, और सर्विस वाले को भी तो दी होगी 18,000, 18,000, ये भी पेमेंट कर चुकी मैं 18,000, 18,000। नेट मुझे कितना देना है, करो कैलकुलेट, कैलकुलेट करो जल्दी से, अपने कैलकुलेटर्स खोलो, दिस इज योर होमवर्क। ये आप मुझे बताएंगे कितनी पेमेंट करनी है आपने, अभी अभी कर दो भाई, होमवर्क का वेट ही क्यों कर रहे हो। 81 माइनस 63 माइनस 18, नील पेमेंट, नील पेमेंट भाई, मजे आ गए, मजे आ गए। किसके मजे आ रहे हैं, ट्रेडर के मजे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान देंगे एवरीबडी, आई वांट योर अटेंशन हियर, एवरीबडी प्लीज, I want your attention here. This is something very important that I'm going to tell you. When I'm taking GST, मान लीजिए मैंने 10 टीवी खरीदे 3 लाख रुपए के, और उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने इतना पे कर दिया, ओके। फिर मैंने 20 माइक्रोवेव खरीदे 2 लाख रुपए के, जिसपे मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी इतना पे कर दिया। मैंने 5 रेडियो खरीदे 1 लाख रुपए के, जिसपे मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी इतना पे कर दिया। जब मैं सेल करने लगी तो मैं 10 टीवी के मैंने पूरे 10 टीवी सेल कर दिए 5 लाख रुपए के, जिसमें मुझे इतना मेरी लायबिलिटी इकट्ठी होगी, ठीक है। फिर इन 20 माइक्रोवेव में से मैं सिर्फ और सिर्फ 5 माइक्रोवेव ही सेल कर पाई, जिसपे मेरी लायबिलिटी इतनी इकट्ठी हो गई। इन 5 रेडियो में से मैं सिर्फ 3 रेडियो ही सेल कर पाई हूँ, जिसपे मेरी लायबिलिटी इकट्ठी हो गई है इतनी, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या मैं क्रेडिट 45,000 के आगे
पूरा 27,000 का ही ले सकती हूँ। क्या मैं क्रेडिट यहाँ 45,000 रुपीज के सामने 27,000 रुपीज का ही ले सकती हूँ? अगर ऐसा है तो इस 6300 के सामने तो मैं सिर्फ 20 माइक्रोवेव का ही ले पाऊंगी क्रेडिट। सॉरी, इन 5 माइक्रोवेव के आगे मुझे 5 माइक्रोवेव का क्रेडिट लेना पड़ेगा। यहाँ तो मेरा अनयूटिलाइज क्रेडिट रह गया ना, यहाँ तो मेरा अनयूटिलाइज क्रेडिट रह जाएगा, और सेम वेज यहाँ पे भी अनयूटिलाइज क्रेडिट रह जाएगा, है ना। तो क्या मुझे जो मैंने आइटम लिया है, जो मेरा लाइन आइटम है, मैं उसी के आगे उसी का क्रेडिट ले सकती हूँ क्या? इस 45,000 के आगे मैं सिर्फ इस 27,000 का क्रेडिट ले सकती हूँ, और जबकि यहाँ 63,000 के आगे अनयूटिलाइज क्रेडिट रह गया है, और यहाँ पे भी 81,000 के आगे 9,000 अनयूटिलाइज क्रेडिट रह गया, यहाँ पे भी 900 रुपीज का अनयूटिलाइज क्रेडिट रह गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। अगर आप सप्लायर है और आप मल्टीपल चीजों को सेल करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन चीजों का क्रेडिट लेंगे, नहीं। ऐसे तो ग्रोसरी शॉप वाला 100 आइटम्स बेचता है, तो क्या वो 100 आइटम्स का क्रेडिट उसके 100 आइटम्स के आगे ही सेटल ऑफ करेगा? नो, ITC doesn't work like that। आपको टोटल देखना है आपके पास कितना ITC है। आपके पास टोटल ITC है 27, 1, 18, 1 और 9, 1। कितना हो गया ये? 27, 1, 18, 1 और 9, 1। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? हाँ, 27, 1, 8, 1, 9, 1। कितने हो गया ये? 7, 8 is 17 and 7, 24, 4, 5। 54,000 का आपके पास क्रेडिट रखा है। ये आपका ITC है आपके पास। और आपकी लायबिलिटी कितनी बन रही है? आपकी लायबिलिटी बन रही है 40। ये CGST कैलकुलेट करा मैंने, तो SGST भी सेम हो गया, 54,000। आपके पास लायबिलिटी कितनी है? 45,000, 6,300 and 8,100। दैट कम्स टू 14 and 5, 9, 59,400। आपके पास 59,400 की लायबिलिटी है, जिसमें आपके पास ऑलरेडी ITC रखा है 54,000 का। आप डायरेक्टली माइनस करेंगे और आपके पास अब टोटल आउटपुट लायबिलिटी बन रही है 5,400 रुपए की। अदरवाइज अगर आप लाइन बाय लाइन चल रहे थे तो आपके पास बहुत हेफ्टी अमाउंट थी लायबिलिटी, अनयूटिलाइज ITC भी रखा था और इतना हेफ्टी अमाउंट भी था, राइट? ऐसा ही तो था, ऐसा ही तो हो रहा था। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप लाइन बाय लाइन आइटम नहीं चलेंगे। आप टोटल ITC देखोगे सारे प्रोडक्ट्स का कितना आया, और टोटल आउटपुट लायबिलिटी देखोगे कितनी आई, और फिर उसको नेट करोगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है? Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS की प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point, कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है,
जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि why should you choose SharpUp for the income tax learning? Number 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड to see you in this career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कैसे कैलकुलेशन करनी है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस नाउ। मिस्टर महेश ऑफ पटना सप्लाइड गुड्स या सर्विसेज ऑफ 24,000 टू मिस्टर अमिताभ ऑफ पटना। पटना के ही मिस्टर महेश हैं और पटना के ही मिस्टर अमिताभ है। कौन सी सेल्स है ये? इंट्रा सेल्स है। इंट्रा सेल्स है मतलब क्या लगेगा? CGST एंड SGST। ठीक है। फॉर 20,000 ऑफ विच CGST at rupees 1800 and SGST 1800 is paid on purchase from Mr. मुत्तु स्वामी ऑफ पटना। 3 पार्टीज है यहाँ पर। एक मिस्टर महेश है, इन्होंने सप्लाई करी है गुड्स किसको? मिस्टर अमिताभ को। मिस्टर महेश ने किससे परचेज करा था? उन्होंने मुत्थु स्वामी से परचेज करा था। मिस्टर महेश परचेज गुड सर्विसेज ऑफ 20,000। कितने में खरीदा था इन्होंने? 20,000 में, जिसमें से ऑन विच 1800 इन्होंने दिए थे CGST के और 1800 दिए थे इन्होंने SGST के। मुत्थु स्वामी से महेश ने बाय करा, जिसने आगे सेल कर दिया किसको? अमिताभ को। कितने? और ये सब इंट्रा स्टेट ही है, इंट्रा स्टेट ही हुई है क्योंकि सब पटना में ही बैठे हैं। ठीक है। तो आप देखो मतलब CGST SGST लगेगा। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जानने का मतलब ही क्या है कि अगर इंट्रा होगा तो CGST एंड SGST और अगर इंटर होगा तो सिर्फ IGST, जो अभी सेंटर कलेक्ट कर लेगी और फिर बाद में वो स्टेट को दे देगी। मतलब IGST फुल रेट, CGST SGST हाफ ऑफ रेट। ओके। तो मिस्टर महेश ने कितने में सप्लाई करा है? 24,000 में। तो अब 24,000 रुपीज में मिस्टर अमिताभ को दिया है। तो आप करना फाइंड द फॉलोइंग। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर M फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर 18% मतलब महेश ने अमिताभ से कितने पैसे लिए? टोटल कितने पैसे लिए महेश ने अमिताभ से? भाई 24,000 का उसने सप्लाई करा है। 24,000 पे 18% लेना है, मतलब 9% CGST का और 9% SGST का। जल्दी से निकाल के बताओ आप मुझे कितना बनेगा। 24,000 का 9% दैट इज 2,160 रुपए उसने CGST के लिए, 2,160 रुपए उसने SGST के लिए। तो उसने टोटल कितना चार्ज करा? उसने टोटल चार्ज करा अमिताभ से 28,320 रुपीज। उसने टोटल चार्ज करा मिस्टर अमिताभ से कितना? 28,320 रुपीज। क्या किसी को इसमें थोड़ा भी डाउट है? थोड़ा भी लग रहा है? अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, अदरवाइज पॉज नहीं, रिवाइंड। पॉज करें, रिवाइंड करें। ठीक है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिस्टर M ने कितना चार्ज करा होगा अगर 18% GST लग रहा है। भाई M ने 24,000 रुपए चार्ज करे अमिताभ से, जिसमें भी GST नहीं लगा हुआ। तो 18% और इंट्रा स्टेट है मतलब CGST SGST लगा होगा। 9% CGST का और 9% SGST का। सेम वेज 24,000 पे 2160 लग गया आपका CGST और 2160 लग गया आपका SGST। टोटल कितना हो गया? 28,300। पार्ट 1। हु इज लायबल टू पे GST? GST किसको देना है? अमिताभ को देना है ना GST। अमिताभ इज लायबल टू पे GST टू मिस्टर M। नेट लायबिलिटी ऑफ GST। ठीक है। नेट लायबिलिटी निकाल लेती हूँ मैं। मिस्टर M की नेट लायबिलिटी निकाल देती हूँ। मेरा आउटपुट लायबिलिटी है 2160 फॉर CGST एंड 2160 फॉर SGST, जिसमें से मैंने ऑलरेडी इनपुट लिया हुआ ITC। कितना पेमेंट कर रखी है ऑलरेडी? 1800 की।
1800 CGST का और 1800 SGST का। टोटल कितनी पेमेंट करनी है मुझे टोटल पेमेंट करनी है 360 रुपए की CGST में और 360 रुपए की SGST में। ठीक है, यू हैव टू गिव योर सॉल्यूशन हेयर। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देती हूँ वहाँ नेक्स्ट पेज पे, सो दैट इट इज इजियर। ओहो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें किसी को भी डाउट है? आई एम होपिंग देयर शुड बी नो डाउट नाउ। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। The below case pertains to the local supply of goods and services. Local मतलब इंट्रा सेल्स है, मतलब CGST लगेगा और SGST लगेगा। रेट एप्लीकेबल कितना है? 9%। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया है, सप्लाई करा है, कितने का? 10,000 रुपए का। कैलकुलेट द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए फ्रॉम मिस्टर बी, ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर बी। ठीक है, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 10,000 रुपए की सेल करी है, प्लस 9% फॉर CGST एंड प्लस 9% फॉर SGST। कितना आएगा? 10,000 रुपए पे 9%, 900 रुपए CGST का और 900 रुपए SGST का, टोटल कितना हो गया? 11,800 रुपए। ये हमने टोटल चार्ज करा। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। किसका हो गया ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। इसको मैं वहां लिख देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। अच्छा, देयर इज नो स्पेस फॉर नेक्स्ट पेज। ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 1 का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब मैं पार्ट 2 का आंसर लिख रही हूँ और कह रहे हैं ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी कितना क्रेडिट ले सकते हैं? 1800 रुपए का क्रेडिट ले सकते हैं मिस्टर बी। ठीक है, assuming there is a value addition at 20% on supply of goods services by Mr. B to Mr. C। अब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को पेमेंट करी है, वो सप्लाई करी है, जिसमें उन्होंने 20% का वैल्यू एडिशन करा है। आप बताओ कि मैं कितने अमाउंट पे 20% का वैल्यू एडिशन करूं? परचेज प्राइस 11,800 है या 10,000 है? आप बताओ मुझे। परचेज प्राइस इज 10,000 रुपीज, क्योंकि परचेज प्राइस will be always be amount paid apart from tax price। ठीक है, 10,000 पे 20% ऐड कर दो, कितना होगा? 10,000 का 10% 1,000, 10,000 का 20% 2,000, तो कितना हो गया उसका सेल्स प्राइस? 12,000 रुपए उसका सेल्स प्राइस हो गया। ठीक है, कैलकुलेट प्राइस चार्ज बाय मिस्टर बी। मिस्टर बी ने कितना चार्ज करा होगा? उन्होंने 12,000 रुपए चार्ज करे होंगे, जिसपे अगर वो CGST SGST भी लेने लग गए तो और ऐड कर दो, CGST एंड SGST भी 9% ऐड कर दो, 9% एंड 9%, जो टोटल आएगा उन्होंने मिस्टर सी से चार्ज करा होगा। On the basis of the working of the above two questions, compute CGST SGST payable by Mr. B to the government। मिस्टर बी ने कितना पेमेंट करा है गवर्नमेंट को? मिस्टर बी ने कितना पेमेंट करा है गवर्नमेंट को? भाई मिस्टर बी की लायबिलिटी है 12,000 का 9%, 12,000 का 9% यानी 1080 उनकी आउटपुट लायबिलिटी है फॉर CGST एंड फॉर SGST ऑल्सो 1080, जिसमें से वो ऑलरेडी कितना कर चुके हैं? 900 पे कर चुके हैं वो। तो उनका टोटल कितनी पेमेंट बनती है? उनकी पेमेंट बनती है 180 रुपए, जो उन्हें गवर्नमेंट को पे करने हैं, 180 रुपीज जो उन्होंने गवर्नमेंट को पे करने हैं। लास्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंटर और स्टेट ने ये ऐसे अर्न करे हैं 180 रुपीज। दैट इज इट। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लायबिलिटी निकालने को आएगी। दैट्स इट। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो हमने बात करी सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट की। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट आपने सप्लाई करा। व्हाट इफ अब आप IGST भी आ जाता है। IGST यानी कि अब आपने इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है। इंटर स्टेट सप्लाई करी, मान लो 10,000 रुपए की सप्लाई थी, उसमें आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी, मतलब दिल्ली से राजस्थान भेजेंगे गुड्स, तो इंटर स्टेट हो गया तो IGST लगेगा, CGST SGST नहीं लगेगा। IGST टोटल लगेगा 18% पे, 10,000 का 18% कितना होगा? 1,800 रुपए, तो टोटल बन गया आपका 11,800। देखो अगर मैं इसे CGST SGST में तोड़ती ना, तब भी टोटल आता 11,800 ही, पर मैं यूटिलाइज नहीं कर पाती ना इसको। मुझे क्यों जरूरी है जानना कि मैंने CGST पे करा है या IGST पे करा है?
क्योंकि मुझे ये जानना है कि मैं उसे यूटिलाइज कैसे करूंगी आगे, राइट? तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज करूं, सो आई एम टेलिंग यू द मैनर ऑफ यूटिलाइजिंग जीएसटी। देखो, जब भी आपके पास इनवर्ड सप्लाई रखी है, जब भी आपके पास इनवर्ड सप्लाई रखी है, तो आपको सबसे पहले किसे खत्म करना है? सबसे पहले आपको विच टू यूटिलाइज। आपके पास इनवर्ड सप्लाई रखी है, आईजीएसटी भी रखा है, सीजीएसटी भी रखा है, एसजीएसटी भी रखा है। एसजीएसटी बोल दो या यूटीजीएसटी बोल दो, एक ही बात है। अगर आप यूटी में होंगे तो सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा, अगर आप स्टेट में होंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, राइट? अगर आपके पास इनवर्ड सप्लाई रखी है और आपके पास आईजीएसटी भी रखा है, सीजीएसटी भी रखा है और एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी भी रखा है, सबसे पहले आप किसको यूटिलाइज करोगे? देखो, मैंने प्रेफरेंस लिखी हुई है, प्रेफरेंस किस चीज की है? ये प्रेफरेंस है, ये whom to utilize first, सबसे पहले आप किसको यूटिलाइज करोगे? अगर आपके पास इनवर्ड सप्लाई यानी कि आपके पास इनपुट जीएसटी रखा है, आपके पास इनपुट जीएसटी रखा है, जो आईजीएसटी भी रखा है, सीजीएसटी भी रखा है और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी रखा है, तो आप आंखें बंद करो और सबसे पहले यूटिलाइज करो आईजीएसटी को। सबसे पहले मुझे खत्म करना है किसको? आईजीएसटी को खत्म करना है मुझे। मेरा टारगेट है आईजीएसटी खत्म करना। कैसे करोगे आप उसको खत्म? आईजीएसटी खत्म कैसे होगा? आईजीएसटी को आप यूटिलाइज करोगे सबसे पहले, फर्स्ट प्रेफरेंस, यूटिलाइज फर्स्ट हेयर, कि आईजीएसटी को आप सबसे पहले यूटिलाइज करो फॉर आईजीएसटी ओनली। अगर आपके पास 10,000 रुपए का आईजीएसटी रखा है एज योर इनपुट जीएसटी और आपका आउटपुट जीएसटी जो है, ये आउटपुट सप्लाई दोनों के लिए है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। जो आपका आउटपुट जीएसटी रखा है वो मान लो आईजीएसटी में है सिर्फ 7,000 रुपए और सीजीएसटी एसजीएसटी में रखा है आगे 1,500 और 1,500, ऐसे आप अज्यूम कर लो, ठीक है। आपके पास सीजीएसटी भी रखा है 20,000 का और एसजीएसटी भी रखा है 20,000 का। सबसे पहले क्या उठाऊंगी मैं? मुझे पता है सबसे पहले मुझे उठाना आईजीएसटी। मेरे पास जितनी भी इनपुट जीएसटी रखे हो, मुझे सबसे पहले उठाना है आईजीएसटी। और उस आईजीएसटी से मैं सबसे पहले क्या सेट ऑफ करूंगी? मैं उस आईजीएसटी से सबसे पहले सेट ऑफ करूंगी आईजीएसटी ओनली, क्योंकि आईजीएसटी किसका है? सेंटर का। तो सेंटर को सेंटर से काटो। तो इस 10,000 में से पहले मैं किसको दूंगी पेमेंट? पहले मैं पेमेंट दूंगी आईजीएसटी को ही। मेरा टोटल आउटपुट आईजीएसटी कितना हो गया? नील। कितने बच गए? 3,000 बच गए ना। अब 3,000 को मैं किसी भी रेशियो में बांट सकती हूँ। पूरा का पूरा सीजीएसटी को दे दूं, पूरा का पूरा एसजीएसटी को दे दूं, 70% सीजीएसटी को दे दूं, 30% एसजीएसटी को दे दूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। मैं बचा हुआ आईजीएसटी किसी भी रेशियो में बांट सकती हूँ, ठीक है। जब एक बार आपने आईजीएसटी खत्म कर लिया, एक बार आपने आईजीएसटी खत्म कर लिया, अब क्या खत्म करोगे? अब मैं खत्म करूंगी सीजीएसटी। भाई आईजीएसटी भी सेंटर वालों का था, सीजीएसटी भी सेंटर वालों का है। अब मैं अगली चीज जो खत्म करूंगी वो करूंगी सीजीएसटी। तो सीजीएसटी को मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगी? सीजीएसटी को मैं सबसे पहले यूटिलाइज करूंगी सीजीएसटी खत्म करने के लिए। भाई लाइन आइटम अपने आप को खत्म करो पहले। अगर मेरे पास 10,000 रुपए सीजीएसटी के रखे हैं और मुझे 12,000 की सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी है, सबसे पहले मैं किसको पेमेंट करूंगी? सीजीएसटी को ही पेमेंट करूंगी। मान लो मेरे पास 14,000 सीजीएसटी रखा था और मेरी आउटपुट लायबिलिटी है 12,000 की, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सीजीएसटी से क्या खत्म करूंगी? मैं सीजीएसटी से सीजीएसटी को ही खत्म करूंगी। जो 2,000 रुपए बच गए हैं, जो 2,000 रुपीज बच गए हैं, मैं उसको क्या खत्म करने के लिए यूटिलाइज करूंगी? मैं उसको आईजीएसटी यूटिलाइज करने के लिए खत्म करूंगी। क्या मैं सीजीएसटी को एसजीएसटी यूटिलाइज करने के लिए कर सकती हूँ क्या यूज? नो। कभी भी सेंटर स्टेट की मदद नहीं करेगा, कभी भी सेंटर स्टेट की मदद नहीं करेगा, कभी भी स्टेट सेंटर की मदद नहीं करेगा। ये आपस में दुश्मन है, ठीक है।
सेम वेज अगर आपके पास SGST या UTGST रखा है, उसको सबसे पहले यूटिलाइज करो। क्या खत्म करने के लिए? अपने आप की मदद पहले करो, फिर दूसरों की मदद करें। आपातकालीन सिचुएशन में अपनी पेटी पहले बांधे, फिर किसी और की मदद करें, है ना। तो SGST पहले अपने लाइबिलिटी को खत्म करेगा, अगर बच गया तो किसकी मदद करेगा? वो IGST की, क्योंकि IGST सेंटर प्लस स्टेट है ना। सो CGST कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट SGST और UTGST और वाइस वर्सा। SGST कैन बी यूज्ड टू पे IGST। अब जो SGST है वो IGST को तभी मदद कर सकता है जब CGST खत्म हो गया हो। अगर CGST बचा है ना, तो SGST हेल्प करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, वो कहेगा अपने दोस्त से लो पहले मदद, पहले सेंटर से मदद लो, फिर हमसे मदद मांगना, समझे। अगर CGST में 5,000 रुपए बचे हैं अभी भी और IGST है 7,000 का, तो IGST को पहले कौन करेगा मदद? IGST को खत्म करने के लिए सेंटर, CGST मदद करेगा, SGST तो बाद में आएगा। अगर CGST एग्जॉस्ट हो गया सिर्फ तभी आएगा SGST। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे GST, accounting, compliances, personality development। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। वाई डू वी वॉन्ट टू लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट कंसेप्ट्स? हम चाहते हैं कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. If there is interstate supply, सेम मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इंटरस्टेट है, गुड्स खरीद रहे हैं हमने 5 लाख के, और IGST, क्योंकि इंटरस्टेट है तो IGST लगेगा, है ना। ये इनपुट है, मैंने इनपुट लिया कितने का? 90,000 का। अब मैंने गुड्स सप्लायर से इंट्रास्टेट मैंने क्या करा? इंट्रास्टेट यानी CGST SGST भी लिया है। अब मैं ना 2 तरीके से परचेज कर सकती हूँ। मैं सेंट्रल परचेज भी कर सकती हूँ और मैं लोकल परचेज भी कर सकती हूँ, राइट? कर सकती हूँ ना, इतना अलाउड है ना मुझे? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल अलाउड है। तो आपने इंटरस्टेट भी करी और आपने इंट्रास्टेट भी करी परचेजेस, इंटरस्टेट भी करी और आपने इंट्रास्टेट भी करी, गुड्स करी और सर्विसेज करी, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही जगह मिलेगा ना इनपुट। तो
वहां पे आईजीएसटी के नाम से मिलेगा, यहाँ सीजीएसटी एसजी के नाम से मिलेगा बस। फिर आपने सेल्स करी, तो जब आप सेल्स करोगे तो आप इंटर स्टेट भी कर सकते हो सेल्स और इंट्रा स्टेट भी कर सकते हो सेल्स। तो जब मैंने सेल्स करी इंटर स्टेट, तो मैं क्या लगा के दूंगी बिल में, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा मुझे बिल में, क्योंकि ये हो गई इंटर स्टेट। तो मैंने बिल बना दिया। अब मैंने लोकल सेल्स करी तो मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना पड़ेगा बिल में, वो भी मैंने कर दी। अब ये मेरी आउटपुट लायबिलिटी है और ये मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये मेरे पास। अब मेरे पास आउटपुट लायबिलिटी कितने की है, आईजीएसटी में रखी है 1,44,000 की। मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, आईजीएसटी में 1,44,000 की, और सीजीएसटी एसजीएसटी में 63,000 राइट। अब उसमें से आईटीसी अवेल करना चाहती हूँ, चलो सबसे पहले आईजीएसटी बताओ कितना रखा है। मेरे पास आईजीएसटी रखा हुआ है 90,000 का, मेरे पास आईजीएसटी रखा है कितना, 90,000 का, और मेरे पास सीजीएसटी भी रखा है 90,000 का और एसजीएसटी भी रखा है 90,000 का। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हारे पास हर तरीके का इनपुट रखा है, सबसे पहले किसको उठाओगे, आंखें बंद करके सबसे पहले मैं किसको उठाऊंगी, आईजीएसटी को उठाऊंगी। सबसे पहले किसको उठाऊंगी, आईजीएसटी को। मैंने इसलिए सबसे पहले किसको उठाया, आईजीएसटी को। 90,000 का आईजीएसटी है मेरे पास, और सबसे पहले 90,000 यूटिलाइज किसको करने के लिए लगाऊंगी, मैं सबसे पहले यूटिलाइज करने के लिए लगाऊंगी आईजीएसटी को ही। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि मैं आईजीएसटी से किसको काटूं, आईजीएसटी से मैं पहली प्रेफरेंस आईजीएसटी को ही काटूंगी। अगर बच गया तो सेंटर या स्टेट की मदद करूंगी, किसी भी रेशियो में मदद कर सकती। ठीक है, अब मुझे पता है, मुझे सब चार्ट को दोबारा पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। अब किसको उठाना है मुझे, अब मुझे उठाना है सीजीएसटी को। आईजीएसटी के बाद मुझे किसको उठाना है, सीजीएसटी को। सीजीएसटी मैंने सीजीएसटी उठाया। सीजीएसटी कितना है मेरे पास इनपुट, मेरे पास सीजीएसटी है 90,000 का। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस अपने आप को देनी है। सीजीएसटी पहले किसको यूटिलाइज कराएगा, सीजीएसटी पहले अपने आप को यूटिलाइज करेगा। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी अपने आप को। सीजीएसटी कितना रखा था मेरे पास, 90,000 रुपए रखा था मेरे पास टोटल। आईजीएसटी भी मेरे पास 90,000 रखा था टोटल। ठीक है, सीजीएसटी मेरे पास 90,000 रखा था टोटल। मैंने सबसे पहले अपने आप को काटा, फर्स्ट प्रेफरेंस दी मैंने अपनी। मैं कितनी लायबिलिटी हूँ, 63,000। मैंने पूरे के पूरे 63,000 यूज कर लिए। बचा कितना बचा, मेरे पास बचे 27,000 रुपए। अब सेंटर किसकी मदद करेगा, अपनी मदद करने के बाद सेंटर किसकी मदद करेगा, आईजीएसटी की, अपने भाई की। तो अब 27,000 जो बचे थे, मैंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दी, सेकंड प्रेफरेंस दी मैंने अपने भाई को, 27,000 को, क्योंकि मैं इसको तो कभी नहीं दूंगी मदद, मैं कभी नहीं करूंगी एसजीएसटी की मदद। राइट, अब मैं आ गई एसजीएसटी पे। थर्ड प्रेफरेंस चार्ट देखो, सबसे पहले किसको खत्म करना है, आईजीएसटी को, फिर किसको खत्म करना है, सीजीएसटी को, और फिर आखिरी में किसको खत्म करना है, एसजीएसटी को। मैंने एसजीएसटी उठाया, 90,000 का मेरे पास एसजीएसटी भी रखा था। एसजीएसटी सबसे पहले किसकी मदद करेगा, सबसे पहले अपनी मदद करेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा अपने आप को देगा। तो 90,000 में से 63,000 किसको दे दी उसने, एसजीएसटी को, अपने आप को। कितने बच गए, 27,000 बच गए। चार्ट देखो, किस अपनी आप की मदद करने के बाद वो किसकी मदद करेगा, अपने आप की मदद करने के बाद वो आईजीएसटी की मदद करेगा। आईजीएसटी कभी भी एसजीएसटी कभी भी सीजीएसटी की मदद करेगा ही नहीं, लड़ाई है ना उनकी आपस में। तो उसने किसकी मदद करी, आईजीएसटी की। अब देखो जरा कितनी लायबिलिटी बनी, 1,44,000 में से पहले गए 90,000, फिर गए 27,000, फिर गए 27,000, कितना बचा, निल। कुछ नहीं देना, बल्ले बल्ले। सीजीएसटी तो निल हो ही गया था और एसजीएसटी भी निल हो गया। सो दैट इज हाउ you can make your GST liability feasible। आप ऐसे यूटिलाइज करेंगे। अब मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूं, जिसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, आई विल टेल यू ऑल द आंसर्स, बट इसको आप होमवर्क में दोबारा खुद से करोगे।
दैट इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये आपको करना ही करना है खुद से, नो मैटर व्हाट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। मिस्टर सी है, कहाँ कर, सूरत के हैं, मिस्टर चौंडाल ऑफ सूरत सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 35,000 टू मिस्टर कमलेश। किसको दिया है? अहमदाबाद। सूरत और अहमदाबाद क्या एक ही स्टेट में है? हाँ जी, ये कहाँ है? गुजरात में ही है ये। तो यहाँ क्या लगेगा? CGST एंड SGST, ठीक है। अब हमें पता चला कि मिस्टर चौंडाल ने भी किसी से परचेज कर रखे थे, उन्होंने भी 20,000 के किसी से परचेज करे हुए थे, मिस्टर शाह से परचेज करे थे, मिस्टर एस से परचेज करे हुए थे, जो कि कौन थे? जो कि महाराष्ट्र में थे। अब महाराष्ट्र से सेल्स हुई है गुजरात में, तो ये हो गई इंटरस्टेट। तो यहाँ पे क्या लग के आया होगा बिल पे? IGST लग के आया होगा। अब ध्यान दो, मेरे पास इनपुट है IGST का और आउटपुट है CGST का। मेरे पास इनपुट है IGST का और आउटपुट है CGST का और SGST का। पहली बात तो मुझे बताओ, टोटल प्राइस कितना चार्ज करोगे अगर 18% का टैक्स? ये तो आप खुद कर सकते हो। कौन लायबल है GST पे करने के लिए? यहाँ पर मिस्टर सी और यहाँ पर मिस्टर के, ठीक है। नेट लायबिलिटी कितनी है GST की? चलो निकालते हैं, नेट लायबिलिटी कितनी है GST की। भाई मेरे पास आउटवर्ड सप्लाई कितनी है? मेरे पास आउटवर्ड सप्लाई है 35,000 का 9%। 35,000 कैसे? 35,000 दिया हुआ था क्वेश्चन में। 35,000 का 9% दैट इज 3150 एंड 3150। दिस इज माय आउटपुट GST। और इनवर्ड GST देखो तो मेरे पास इनपुट तो सिर्फ IGST का रखा है ना। इनपुट कितना रखा है मेरे पास? इनपुट मेरे पास IGST का ही रखा हुआ है। याद करो IGST, टेबल पे आ जाओ फिर से। IGST सबसे पहले किसको मारता है? IGST को ही मारता है। इस क्वेश्चन में तो IGST है ही नहीं हमारे पास, तो अब वो CGST SGST किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो वी कैन यूटिलाइज IGST। IGST कितना है? 3600 रुपए का है। जब आप कैलकुलेशन करोगे 20,000 पे 18% कितना आएगा? 20,000 पे 18% कितना आएगा? 3600 रुपीज। दैट इज योर इनपुट IGST। अब इसको आप किसी भी रेशियो में यूटिलाइज कर सकते हो। इन एनी रेशियो यू कैन यूटिलाइज, और फिर नेट GST पेबल आपका यहाँ आ जाएगा। इन एनी रेशियो 70-30 भी ले सकते हो, 50-50 भी ले सकते हो, 60-40 भी ले सकते हो, दैट इज ऑन टू यू। या फिर टोटल आप CGST कंप्लीट करने 100-0 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं इसको यहाँ पे आपके पास छोड़ दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरस्टेट सप्लाईज हो रही हैं और 18% का IGST लग रहा है, और अगर इंट्रा हुई तो क्या लगेगा? CGST SG 9% रिस्पेक्टिवली। सप्लाई हो रहा है, मिस्टर एक्स जो है महाराष्ट्र के, वो मिस्टर ए को दे रहे हैं, ठीक है, सेम स्टेट में, कितने की? 10,000 की। कैलकुलेट टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एक्स, ऑल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल्ड बाय मिस्टर ए। 10,000 रुपए पे 9% CGST और 9% SGST, मतलब 900 रुपए 11,800 हम टोटल चार्ज कर रहे हैं। और कितना क्रेडिट ले सकते हैं मिस्टर ए क्रेडिट ले सकते हैं 900 फ्रॉम CGST एंड 900 फ्रॉम SGST। Assuming there is a value addition of 20%, calculate total price charge for supply from A to B। मिस्टर ए किसको दे रहे हैं? मिस्टर बी को, जो कि कर्नाटका में है। कर्नाटका में है मतलब ये हो गई IGST लगा के दोगे आप बिल में, राइट। आप कितना चार्ज करोगे? 10,000 पे 20% ऐड, मतलब 12,000 हो गया आपका टोटल प्राइस, जिसपे आप 18% IGST लगाओ। 12,000 का 18% IGST कितना हुआ? 2160, मतलब 14,160 रुपए आपने उससे टोटल चार्ज करे हैं। On the basis of the working above, two questions compute IGST payable to the government by Mr. A। और टोटल आउटपुट लायबिलिटी कितनी है मेरी? टोटल लायबिलिटी मेरी कितनी है? 2160, यह भी कैलकुलेट करा मैंने। इनवर्ड कितनी रखी है? 900 मेरे पास इनवर्ड रखी है। याद करो, टेबल पे जाओ, CGST सबसे पहले किसको काटता है? CGST को ही, बट यहाँ तो है ही नहीं CGST, तो काटेगा ही नहीं। तो 900 किसको देगा फिर? वो IGST को। ऐसी SGST सबसे पहले किसको काटेगा? अपने आप को, यहाँ है ही नहीं। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? IGST। तो सेकंड प्रेफरेंस, तो टोटल GST पेबल कितना हो गया? 360 रुपए, राइट। ये हो गया मिस्टर ए के लिए।
अब मुझे वो कह रहे हैं मिस्टर बी का भी बताओ, तो सेम वेज हम मिस्टर बी के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम वेज, एग्जैक्टली सेम वेज. सो आई एम होपिंग यू हैव thoroughly enjoyed this class and this was very informative क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है in your practical life, in your real world. So this is my suggestion to you. Please be very cautious while listening to this class. Be very attentive and practice with your own hand. जितना आप खुद से practice करोगे ना उतना आपको आगे सफलता मिलेगी. इतना that much how you'll be able to successfully calculate your GST liability. So that's it from my side. I'll meet you in the next class. Till then, bye bye, tata, see you, sayonara. हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे. Always be happy. जो हुआ बढ़िया हुआ, जो होगा वो बेहतरीन होगा. Just trust the process. Trust the Almighty. सब बहुत अच्छा होगा. Believe in yourself. And believe in your mentor. Believe in me. Believe in SharpUp. And we are always here to provide. मिलते हैं अगली क्लास में. Till then, bye bye, tata, sayonara.